नमस्कार। आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द और पद प्रकरण का दूसरा भाग शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने शब्द, पद और शब्द और पद में अंतर यह पढ़ा था। आज हम एक नया विषय लेकर उपस्थित हैं जिसका शीर्षक है शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध भाषा है। हिंदी भाषा का शब्द भंडार अत्यंत विशाल है। इसमें हिंदी भाषा से पृथक अन्य भाषाओं से भी शब्द लिए गए हैं। शब्दों का जो वर्गीकरण है निम्न आधारों पर किया गया है। पहला, स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। पिछले अध्याय में भी हमने चर्चा की थी कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वह इस प्रकार हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। इन प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होते हैं। संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है। हिंदी की ही जननी नहीं बल्कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत के कुछ सीधे हिंदी में आए हैं, कुछ शब्द संस्कृत से जो सीधे हिंदी में आए हैं इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग ऐसे ही हिंदी में किया जाता है, जैसे अग्नि, वृक्ष, पत्र आदि, ये तत्सम शब्द है। दूसरा, तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घृत, घी, कूप, कुआं, तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द, जो शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, लोटा आदि शब्द देशज शब्द के उदाहरण हैं। अगला आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अदालत, कानून आदि विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। संकर शब्द दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। अर्थात दो भिन्न भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रेल प्लस गाड़ी मिलकर बनता है रेलगाड़ी। तो यहाँ रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, तो इनको मिलाकर जो हमारा बना वह रेलगाड़ी बना, जिसे संकर शब्द कहते हैं। अगला जो हमारा
अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद बताए गए हैं। पहला निरर्थक शब्द और दूसरा सार्थक शब्द। तो जो निरर्थक शब्द है, शब्द से ही आपको उसके अर्थ का पता चल रहा है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी वानी, घास वास। तो यहाँ पानी वानी, तो यहाँ जो पानी शब्द तो ठीक है, पानी तो सार्थक शब्द है, लेकिन वानी यहाँ निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार अगला जो हमारा भेद है वह है सार्थक शब्द। सार्थक अर्थ सहित। सार्थक शब्द किसे कहते हैं हम? जो जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। वे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ मिलता है, जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्दों के प्रकार जो हैं आपको यहाँ दिखाए गए हैं। सार्थक शब्दों में समानार्थी शब्द आते हैं, विपरीतार्थी शब्द आते हैं, एकार्थी शब्द आते हैं और अनेकार्थी शब्द आते हैं। तो पर्यायवाची समानार्थी को ही हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, विपरीतार्थी को हम विलोम शब्द भी कहते हैं, एकार्थी और अनेकार्थी। ये सारे सार्थक शब्दों के उदाहरण हैं, सार्थक शब्दों के प्रकार हैं। तो पर्यायवाची से आप समझते ही हैं, समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। और दूसरा हमारा है विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी का शब्द का मतलब है कि जो विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द, जो विपरीत विलोम शब्द भी हम जिनको कहते हैं। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, हार का मतलब एक गले की माला होता है और दूसरे हार का मतलब है पराजय। इसी प्रकार कर, कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है, टैक्स कर लेना। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। रचना के आधार पर, रचना के जो आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो पहले हम देखते हैं रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, दिन, रात, ये रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब सार्थक खंड न किए जा सकते हैं, इससे तात्पर्य क्या है? यदि हम इनके खंड करें भी, हाथ के, यदि हम इसको हाथ शब्द को हम विच्छेद इसका करें, तोड़ें इसको, तो वो बनता है हाथ हंथ। तो जो दोबारा हमें प्राप्त हुए वह भी सार्थक खंड नहीं है, निरर्थक खंड ही हमें प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में अगला है हमारा यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों का या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द ही योग से बना हुआ है। योग का मतलब होता है, योग का तात्पर्य है जोड़ना। तो दोनों ऐसे शब्द होने चाहिए जो दोनों ही सार्थक हों, शब्द हो सकते हैं या शब्दांश हो सकते हैं, और जो उनके मेल से जो शब्द बनेगा उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो उदाहरण के लिए पर धन उपकार, परोपकार। परोपकार को जब हमने तोड़ा, जब उसका हमने 2 भागों में विभाजित किया तो 2 शब्द उसके बने, एक है पर और दूसरा उपकार। पर का मतलब भी पराया भी होता है, दूसरा उपकार का मतलब भलाई। तो दोनों ही जो शब्द हमें, दोनों ही जो खंड हमें मिले वह दोनों ही सार्थक हैं, सार्थक शब्द हैं, सार्थक शब्दांश हैं।
उसी क्रम में पाठशाला, पाठधनशाला, पाठ का मतलब पाठ पढ़ना और शाला का मतलब जहाँ, ऐसा स्थान जहाँ पढ़ने के लिए हम जाते हैं, पाठशाला। तो दोनों ही शब्दांश, दोनों ही शब्दखंड सार्थक हैं। इसी क्रम में तीसरा जो हमारा है वह है, उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, अब हम रूढ़ तो पढ़ चुके हैं और योग का मतलब जोड़ना, योग से बना है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं लेकिन जिनका अर्थ विशेष होता है, जिनका अर्थ रूढ़ होता है, विशेष होता है, तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए नीलकंठ, नीलकंठ नीले कंठ वाला अर्थात शिव। तो यहाँ ऐसे जो होते हैं जिनका एक विशेष अर्थ होता है। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास हमने पढ़े भी हैं और आगे हम पढ़ेंगे भी। तो समासों में एक महत्वपूर्ण समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वह सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं। इसी क्रम में अगला जो हमारा बिंदु है वह है प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद बताए हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द जो शब्द लिंग, कारक, वचन के कारण परिवर्तित नहीं होते, हमेशा एक समान रहते हैं, उन्हें हम परिवर्तन जो होता है जिनमें, और विकारी शब्द कहलाते हैं। दोबारा ध्यान दें, जो शब्द लिंग, कारक, वचन के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए बिल्ली, तो इसमें अगर हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो वो बिल्ली का बिल्ला। दूसरे उदाहरण में देखें, बिल्ली को ही यदि हम वचन परिवर्तन करते हैं तो वो हो जाती हैं बिल्लियाँ, एक वचन और बहुवचन। तीसरे उदाहरण में बिल्ली को हम जब कारक परिवर्तन, कारक के कारण बिल्ली का, कारक का मतलब कर्ता, कर्म, करण जिनके चिन्ह होते हैं उनके कारण उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार का मतलब परिवर्तन में होता है तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अगला जो भेद है वह है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी अ मतलब नहीं, विकारी मतलब परिवर्तन, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता, उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। अव्यय भी हम इन्हें कहते हैं। जिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मोहन धीरे धीरे बोलता है। मोहन धीरे धीरे बोलता है। तो यदि इसी हम परिवर्तित करें लिंग परिवर्तन के आधार पर, हम कहें इसके लिंग स्त्रीलिंग हम ले लेते हैं, मोहन की जगह हम ले लेते हैं सीता। सीता धीरे धीरे बोलती है। तो यहाँ जो अविकारी शब्द है हमने उनको धीरे धीरे, धीरे धीरे यहाँ क्या है, अविकारी शब्द है। तो जो कि लिंग परिवर्तन, कारक परिवर्तन, वचन परिवर्तन का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लड़के धीरे धीरे बोलते हैं, इसके स्थान पर यदि हम लड़का कहें, एक वचन में कहें, तब भी अविकारी शब्द जो धीरे धीरे है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। लड़कों को धीरे धीरे बोलने दो, लड़कों बहुत सारे लड़के हैं उनको धीरे धीरे बोलने दो। इसके स्थान पर यदि हम कहें कि लड़का एक वचन के रूप में लें तो लड़का धीरे धीरे बोलता है, या लड़के को धीरे धीरे बोलने दो। तो यहाँ अविकारी शब्द धीरे धीरे में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द के अंतर्गत और विकारी शब्द के अंतर्गत, विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं।
अविकारी शब्दों के अंतर्गत अव्यय जो होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी, अगली जो हमारी प्रस्तुति होगी, उसमें हम विकारी और अविकारी शब्दों के जो प्रकार हैं, विकारी शब्द में संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ आया होगा। तो अपनी अगली प्रस्तुति लेकर जल्दी ही उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।